नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज मैं आप लोगों को कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाता हूं जिसे पुलिस सुलझा चुकी होती है, यानी जिसे इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस किसी मुकाम तक पहुंचा चुकी होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जो अनसुलझी है और जिसे सुलझाने में पुलिस फिलहाल जी तोड़ मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। मैं ये मर्डर मिस्ट्री बताने के साथ साथ आप लोगों से ये गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग भी इस पूरे सीन ऑफ क्राइम को सुनने और समझने के बाद अपनी तरफ से गेस करें कि इस मामले में कातिल कौन हो सकता है, कॉन्स्पिरेटर कौन हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। घटनाक्रम जो है पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना का है। लुधियाना में एक लोकेलिटी है सलेम टाबरी, और इसी सलेम टाबरी लोकेलिटी में, मतलब सलेम टाबरी पुलिस स्टेशन है, बेसिकली बड़ी लोकेलिटी है, और इसमें एक छोटी लोकेलिटी है जिसका नाम है न्यू जनकपुरी। इस न्यू जनकपुरी के एक रिहायशी इलाके में गुरुवार की सुबह जो है वो सनसनी फैल गई। सनसनी इसलिए फैल गई कि सुबह तकरीबन 10 बजे एक मिल्कमैन यानी दूध वाला एक मकान में पहुंचा और उसने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद भी मकान के अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुककर उसने फिर से घंटी बजाई। जब 2-3 बार बजाने के बावजूद अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उसने जब ये चेक किया कि मकान जो है वो अंदर से बंद है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है, 10 बज गए हैं सुबह के, तो फिर उसे चिंता हुई। उसने फिर उस मकान में जहाँ पर वो दूध देने जाता था उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में बताया और पड़ोसियों को ये भी बताया कि मकान अंदर से बंद है, कोई खोल भी नहीं रहा है, काफ़ी देर से घंटी बजा रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ। तो आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो गए। फिर उन्होंने फ़ौरन आकर जो है अपने तौर पर उन्होंने भी उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो सभी लोगों ने मिलकर, मोहल्ले वालों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो अंदर दिखा वो बहुत ही भयावह था। अंदर 3 लोगों की लाश पड़ी थी। एक लाश चमनलाल की थी, दूसरी उनकी बीवी सुरिंदर कौर की, और तीसरी चमनलाल की बुजुर्ग माताजी बचन कौर की। ये सारे लोग जो हैं 60+ एज ग्रुप के हैं और इन तीनों की उन्हीं के घर के अंदर हत्या की जा चुकी थी। 2 लोगों की लाश यानी चमनलाल और सुरिंदर कौर जो पति पत्नी हैं उनकी लाश बिस्तर पर पड़ी हुई मिली, और बचन कौर जो बुजुर्ग महिला थी उनकी लाश फर्श पर। लाश को देखने से ये साफ था कि उनके साथ जो है मौत से पहले ज्यादती हुई है, मतलब चाकू भी मारा गया है और प्रॉबेबली गला भी घोंटा गया है, क्योंकि गले में किसी चीज़ से गला घोंटे जाने के निशान, चाहे वो रस्सी कह लें या दुपट्टा कह लें, उस तरह के निशान भी नज़र आ रहे थे। और जिस्म में कई जगह स्टैब इंजरी थी, यानी चाकू मारे जाने के निशान थे। और ये सब कुछ बहुत ही भयानक था। एक साथ 3-3 लाशें, और वो भी इस तरह से रिहायशी इलाके के बीच बंद मकान के अंदर। अब लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहुंचने के साथ ही इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया और लाशों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने ये गौर किया और पड़ोसियों ने भी ये बात बताई कि मकान जो है वो अंदर से बंद था। अब ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली, बहुत चौंकाने वाली बात है कि कोई मकान अंदर से बंद हो और अंदर मौजूद 3 लोगों की हत्या कर दी जाए, तो ये कैसे मुमकिन है। अगर कोई कातिल ऐसा है जो बाहर से आया, जिसने हत्या की और वो हत्या करके फरार हो गया, तो फिर वो सारे दरवाजे जो है वो अंदर से बंद नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसी पहेली है, इस पहेली को भी पुलिस को सुलझाना अभी बाकी है। ये सीन ऑफ क्राइम का एक अहम पहलू है या अहम बात है जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो दंपति है, चमनलाल और सुरिंदर कौर पति पत्नी, इनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन में सेटल्ड हैं, फॉरेन में ही रहते हैं। खैर, अब तो जब ये घटना हो गई है तो उनको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है और बच्चे जो हैं वो बाहर, मतलब हिंदुस्तान पहुंच भी चुके हैं। खैर, अब मैं आपको बताऊं कि आस पड़ोस के लोगों ने ये बताया कि डेड बॉडीज़ जो है वो गुरुवार की सुबह मिली, और बुधवार से जो है आस पड़ोस के लोगों ने इन तीनों को नहीं देखा था। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि लोग कहीं बाहर जाते हैं या कोई घर में आराम करता है, नहीं निकलता, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पड़ोसियों को सारे लोग हर रोज़ देखते हों।
तो इसीलिए शुरू में किसी ने इस बात को नोटिस भी नहीं किया। लेकिन जब गुरुवार की सुबह दूध वाले ने बताया कि घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और फिर दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर से लाशें मिली, तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि अरे हमने तो बीते कल भी इनको नहीं देखा था। तो ये भी एक पहलू है जिससे ये पता चलता है कि इनके साथ जो भी बुरा हुआ, कत्ल हुआ, वो जो है बुधवार के रोज़ ही हो चुका था। लेकिन कब हुआ था ये बात अभी ये बात पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे सुनकर बहुत हैरानी होती है और यह भी पता चलता है कि इन 3 लोगों के कत्ल के पीछे जो भी कॉन्स्पिरेटर था, जो भी कातिल था, उसने कितनी गहरी साजिश रची थी। ये साजिश थी कत्ल को एक्सीडेंट दिखाने की। पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस ने जब इस पूरे सिलसिले की जांच शुरू की, तो पुलिस ने ये देखा कि घर में जो कुकिंग गैस का सिलेंडर है, रसोई गैस सिलेंडर, वो जो है उसका नॉब खुला हुआ है। यानी गैस जो है तेज़ी से लीक हो रहा था। और चूंकि कुकिंग गैस का मामला है, रसोई गैस का सिलेंडर का मामला है, तो वो लीक होकर जो है वो बंद हो चुका था। अगर तो पाइप वाली गैस होती तो शायद वो लीकेज जो है लगातार चलती रहती, वो बंद भी नहीं होती। लेकिन यहाँ चूंकि गैस सिलेंडर का मामला था तो वो नॉब खुला हुआ था और गैस लीक होकर ख़त्म हो चुका था। दूसरी तरफ पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि घर में अगरबत्ती भी जलाई गई थी और वो अगरबत्ती जलकर अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, यानी खाक हो गई थी। इन 2 चीज़ों को देखकर एक बात ये साफ थी कि जो भी कातिल है उसने ये साजिश रची कि इन तीनों की हत्या करने के बाद वो कुकिंग गैस ऑन कर दे और साथ ही अगरबत्ती जलाकर छोड़ दे और वहाँ से फरार हो जाए, ताकि जब गैस, रसोई गैस पूरे घर में फैले तो अचानक धमाके से जो है उस घर में आग लग जाए। और इससे पहले कि लोग रिएक्ट कर पाएँ, घर में जो 3 लोगों की लाशें मौजूद हैं वो भी आग की भेंट चढ़ जाए और वो लाशें इस बुरी तरह से जल जाएं कि फिर उनकी मौत के बारे में पता लगाना ही मुश्किल हो जाए और सारे लोग ये मानकर चलें कि कोई एक्सीडेंटल डेथ है जिसमें तीनों की मौत हो गई है, यानी माँ बेटे की और बहू की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कातिल चाहता कुछ है या कई बार इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ और है। इस मामले में कातिल की साजिश जो है वो इस कत्ल को एक्सीडेंट पोर्ट्रे करने की, एक्सीडेंट करार देने की थी, लेकिन कातिल उस इरादे में कामयाब नहीं हो सका। कुकिंग गैस बेशक जो है वो खुली रही और खुली रहने के बाद वो हवा में विलीन हो गई, गायब हो गई, लेकिन जो अगरबत्ती जल रही थी उसके साथ उस गैस का कांटेक्ट नहीं हुआ और कोई फायर इंसिडेंट इस मकान में नहीं हो सका। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पहलू है जिस पर जो है पुलिस ध्यान दे रही है और इस पहलू पर भी पुलिस ने अपना फोकस बना रखा है। अब सवाल यह है कि इन तीनों का कत्ल किसने किया होगा। तो अब तक की जो जांच है, पुलिस 3 एंगल पर इस मामले की पड़ताल कर रही है। पहला एंगल तो पड़ोसियों का ही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो चमन लाल और सुरिंदर कौर हैं उनके साथ उनके तमाम पड़ोसियों के रिलेशन कैसे थे, क्या कोई ऐसा भी था जिनके साथ इनकी लड़ाई थी। क्योंकि एक जो मैंने आपको बड़ी बात बताई कि ये मकान की कुंडी अंदर से बंद थी, ऐसे में लोग जो भी कातिल थे वो मकान के अंदर पहुंचे कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी सवाल के साथ एक जवाब या इस सवाल को पार्शियली हल करने वाला या उत्तर इस सवाल का देने वाला एक पहलू ये भी है कि जिस मकान में ये रहते थे उसके साथ ही 2-3 और मकान हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं, जिनकी दीवारें एक दूसरे के साथ बिल्कुल लगी हुई हैं और इनमें एक इनकी जो छत की दीवार है वो काफ़ी नीची है, छोटी है, जिसमें दूसरे मकानों से लोग आराम से आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कातिल ऐसा है जो दूसरे मकानों के रास्ते से आया है तो फिर हो सकता है कि पड़ोसियों की जानकारी में आया हो, और अगर पड़ोसियों की जानकारी में आया है तो फिर पड़ोसी भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। तो एक तो पहलू ये है जिस एंगल पर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि ये जो चमन लाल हैं, बुजुर्ग जिनकी हत्या हुई, जिन्हें हम गृह स्वामी भी कह सकते हैं, उनका भतीजा जो है वो थोड़ा रहस्यमयी किरदार है। उस लड़के के साथ उसके बुजुर्ग पिता के भी रिलेशन अच्छे नहीं हैं, यानी चमन लाल के भाई के, और वो लड़का कोई कामकाज नहीं करता है। मतलब देखिए, बेरोज़गार होना या कामकाज नहीं करना कोई गुनाह नहीं है। देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर कोई कामकाज नहीं करते हुए कुछ न करने के एटीट्यूड में ही रहे
और मान लीजिए गलत आदतों में और नशे में डूबा रहे, तो फिर उस आदमी की भूमिका जो है वो शक के घेरे में आ जाती है। तो चमन लाल का जो भतीजा है वो पुलिस की रडार पर है और पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है कि कोई फैमिली फ्यूड या भतीजे के साथ चमन लाल की कोई ऐसी अनबन या दुश्मनी वाली बात हो जिसके चलते ये घटना हुई हो। तो ये भी एक पहलू है। चमन लाल के भतीजे को पुलिस ने दोषी नहीं माना है और नहीं उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके एंगल पर भी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो तीसरा एक और पहलू है वो ये है कि जिनकी हत्या हुई चमन लाल, इनका एक और मकान उसी इलाके में है जिस मकान को उन्होंने किराए पर दे रखा है और पुलिस को अब जानकारी मिली है उस मकान के किराए को लेकर उनकी अपने किराएदारों से कुछ रोज़ पहले जो है वो बहसबाजी हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो क्या ये बहसबाजी या लड़ाई इनके कत्ल की वजह बनी? तो किराएदार भी इस मामले में पुलिस के शिकंजे में कह लीजिए या पुलिस के नज़र में है, पुलिस की रडार में है और पुलिस उस पहलू को भी एक्सप्लोर करके देख रही है। तो कुल मिलाकर ट्रिपल मर्डर हुआ और उसे एक्सीडेंट करार देने की साजिश की गई, कामयाब नहीं हो पाया कातिल। घर चारों तरफ से बंद था, यानी घर की तमाम कुंडियां बंद थी, इसके बावजूद कातिल हत्या करके फरार हो गया। ये एक अजीब बात है। और जो तीन और अहम बात है वो ये कि तीन अलग अलग पहलुओं पर पुलिस इस मामले को अभी टटोल कर देख रही है। पड़ोसियों का एंगल है, भतीजे का एंगल है और किराएदारों का एंगल है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर आप क्या सोचते हैं? इस ट्रिपल मर्डर के पीछे कौन हो सकता है? और अगर आप कुछ सोचते हैं कि हाँ भतीजा होगा या हाँ किराएदार होंगे, तो इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी जो गट फीलिंग वाली बात है या इंट्यूशन वाली बात है उसके हिसाब से भी आप गेस कर सकते हैं। तो गेस कीजिए, देखते हैं जब इस मामले का खुलासा होगा मैं अपने इस प्रोग्राम में आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ दर्शकों के नाम पढ़ता हूं जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था। मामूनी बोरगोहां का कमेंट जो है वो सबसे ऊपर दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत मामूनी आपका। बेसिकली पिछली कहानी जो है एक बच्चे की रहस्यमयी गुमशुदगी और उसके कत्ल के ऊपर थी। उस कहानी के बारे में तो मैं और प्रॉम्प्ट नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उस कहानी से रिलेटेड कमेंट किया। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का जिन्होंने भी कमेंट किया है। संदीप तूर जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं, इन्होंने लिखा है कि जो घटना हुई एक बच्चे के साथ वो बहुत पीड़ादायक है और उन्होंने उस पीड़ा को मेरी आवाज़ में भी महसूस किया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। कैरिस्मेटिक बाबा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है बेस्ट स्टोरी नैरेटर सुप्रतिम सर, थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। प्रदीप भांबू जी, बहुत दुखद घटना उन्होंने लिखा है। सिया हमारी दर्शक हैं, प्रोबेबली ये चंडीगढ़ से हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रेगुलर कमेंट करती हैं और इन्होंने बताया है कि अब उनके पति दुर्गेश भी मेरा ये प्रोग्राम देखने लगे हैं और दुर्गेश जी ने भी जो है मुझे अच्छे नंबर दिए हैं। कहने का मतलब उनको भी मेरी ये पेशकश अच्छी लगी है। तो थैंक यू सिया, और आपके पतिदेव को भी मेरी ओर से नमस्कार कहिए और बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। ABBG नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर, उन्होंने लिखा है। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन सैफी, इन्होंने लिखा वेरी नाइस सर, आपका स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। विजेंद्र सिंह जी का तो खैर मैंने जिक्र कर ही दिया। रूपा चट्टोपाध्याय जी हैं और इन्होंने लिखा है द मर्डर स्टोरी इज़ वेरी सैड, योर वॉइस थ्रोइंग वर्ड्स नरेशन इज़ इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी मच रूपा जी, बहुत धन्यवाद आपका। शुभम भारद्वाज, ये मेरे शुभचिंतक हैं, आप सारे लोग मेरे शुभचिंतक हैं, लेकिन ये खास चिंता करते हैं। वो क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनका ये कहना है कि जितने लोग भी कमेंट करते हैं सारे लोगों के कमेंट्स मैं रोज़ पढ़ा करूँ और ज़रूर पढ़ा करूँ, जिससे हमारे सारे दर्शक जो हैं वो संतुष्ट हों। और क्योंकि अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं तो बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट करते हैं और ये बात उनको अच्छी नहीं लगती। शुभम, आपके इस प्यार और आपके इस ख्याल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सारे लोगों का कमेंट पढ़ना संभव नहीं है और मैं ये समझ सकता हूं, आप भी ये समझेंगे दोस्त, कि सारे लोगों का कमेंट अगर पढ़ूं तो हज़ारों लोग देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, हज़ारों लोग जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मुझसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हो। बहुत सारे लोग स्टोरीज़ देखते हैं, वीडियो देखते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उनको कोई जवाब देना या कमेंट करना गंवाना नहीं लगता है, तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जितने लोग कम्युनिकेट करते हैं हर रोज़ उतने लोगों को जवाब दे पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। बाकी अगर कुछ नेगेटिव कमेंट कुछ लोग करते हैं तो उनको झेल लिया जाएगा दोस्त। आप जैसे लोगों के पॉजिटिविटी और सपोर्ट की बदौलत वो हो सकता है। शफीकुल हसन,
इन्होंने ये लिखा है, जो मेरी प्रीवियस स्टोरी है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा है कि जो पिछली स्टोरी थी उसमें फिरौती के लिए एक पर्चा जो है एक दीवार पर चिपका दिया गया था, क्या उससे फिंगरप्रिंट रिट्रीव करके जो भी फिरौती मांगने वाला शख्स था उसके बारे में पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि पुलिस ने, जिस मामले में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था उस मामले में पुलिस ने ऐसा कुछ किया होगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसके सहारे पुलिस किसी केस को सॉल्व कर सकती है, और कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो आंखों के सामने पड़े हुए होते हैं, बस उसे देखने और उसे पिक करने की ज़रूरत होती है। तो इस मामले में जो मैंने प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी वो मामला कुछ ऐसा ही था। यहाँ कातिल ने खुद ही जब समझ लीजिए कि ले जाकर लाश बरामद करवा दी, तो फिर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। खैर, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप भांबू जी ने भी कमेंट किया है, नरेश राजस्थानी ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी बात में भी दम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिश्तेदारों पर अविश्वास करें, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें। रेखा भट्ट जी का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। और होसन्ना जी ने भी अपनी बात रखी है, स्वागत है आपका। नंदिनी डाबी जी, जॉन डायस जी, थैंक यू वेरी मच। शुभम भारद्वाज जी, राजू सिंह जी का भी कमेंट है, और परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, और उषा सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बड़े प्यार से ये कहा है, अब तो किसी पर भरोसा नहीं है, भगवान, परिवार कैसे लोग हैं उन्हें भी दया नहीं आती। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हे भगवान, अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं है, परिवार के भी लोग हैं लेकिन उन्हें भी बच्चों पर या किसी की हत्या करते हुए दया नहीं आती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और उन्होंने बड़े प्यार से ये लिखा है कि बेटा मेरा नाम ले लेना। बिल्कुल ले लूँगा, नज़रों के सामने से कमेंट गुजरे और नाम न लूँ ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। असीम गांगुली जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।